आज हम पढ़ेंगे अपना अध्याय 5 है विज्ञान का जैव प्रक्रम। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बायोलॉजी का एक यूनिट है। इसमें कई प्रश्न भी आते हैं और बहुत ही आसान यूनिट है। इसको व्यवस्थित ढंग से पढ़ना है। जैव प्रक्रम से हम शुरू करेंगे। जैव प्रक्रम क्या होता है, उसके बाद पोषण है, पाचन है, पादपों में पोषण कैसे होता है, जंतुओं में पोषण, जंतुओं में पाचन क्रिया, फिर श्वसन। जैव प्रक्रम में सारे जो तंत्र होते हैं उनको एक कम्युनिटी रूप में, सामूहिक रूप के अंदर पूरे इस अध्याय के अंदर अपना अध्ययन करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। उसमें कुछ बातें बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उनको नोट भी करना है और समझनी भी है। तो हम शुरू कर रहे हैं अभी जस्ट अपना जैव प्रक्रम, पादपों में पोषण। अब जीवन के लिए जैव प्रक्रम है क्या? पहली बात हमारे पास आ जाए जैव प्रक्रम। अब इस जैव प्रक्रम के अंदर बहुत सारी क्रियाएं शामिल है। हम जो हमारा जीवन जीते हैं उसके अंदर भोजन है, भोजन का पाचन से शुरू करें तो पाचन तंत्र एक अपने पूरा शरीर है। जिस प्रकार अपने बॉडी का निर्माण होता है, जो व्यक्ति का जो बॉडी या शरीर होता है, इसके अंदर क्या होता है, तो अपने क्या होता है इसमें। अब जैव प्रक्रम की बात करें, जैसे व्यक्ति के शरीर की बात करें, बॉडी अपना जो शरीर है, तो शरीर की अपन नमी में पढ़ा, शरीर का जो निर्माण हुआ उसमें तंत्रों का भी बहुत योगदान है। जिस प्रकार अपने शरीर के निर्माण में सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, सेल। अब ये कोशिका मिलकर क्या बनाती है, कोशिका से अपने शरीर में क्या बनता है, उत्तक बनता है। उत्तक से क्या बनता है, अंग बनता है। ये पूरे सीधी अंग से क्या बनता है, तंत्र बनता है। और ये चारों स्टेप पूरे तंत्र से वापस अपना क्या बन जाता है, बॉडी या शरीर। अब शरीर के अंदर बहुत सारे तंत्र होते हैं, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, कंकाल तंत्र, बहुत सारे मैनी सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे तंत्र होते हैं। वे सभी तंत्र एक सामूहिक यूनिट, इकाई के रूप में पूरा शरीर चलाने के लिए एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, तब हमारा जीवन संभव है। तो सिंपल सी बात है, जीवन के लिए आवश्यक सभी प्रक्रियाएं, अपने जीवन जीने के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिसके बिना हमारा जीवन संभव है। सारी प्रक्रियाएं जरूरी है। कौन कौन सी है? श्वसन, रेस्पिरेशन, फिर पोषण, न्यूट्रिशन, पोषण, उत्सर्जन, जैविक प्रक्रियाएं कहलाती। इन सारी जैविक प्रक्रियाओं को नाम दिया हुआ जैव प्रक्रम भी कह सकते हैं। ये सभी प्रक्रियाएं सामूहिक रूप से शरीर के संरक्षण और संतुलन का, हमारे शरीर की रक्षा करना और शरीर का संतुलन बनाए रखना, इसमें इन सभी को कैसे कार्य करना पड़ेगा, मिलकर सामूहिक रूप से कार्य होगा, तब जाके हमारे शरीर के अंदर ये सारे प्रक्रम सही सुचारू रूप से कार्य करेंगे। जब ये सामूहिक रूप से कार्य करेंगे तब हमारा जीवन संभव है। जीवन के लिए जरूरी है। तो जीवन के लिए सारी आवश्यक प्रक्रियाएं जिनसे हम गुजरते हैं उनको एक सामूहिक रूप से नाम दिया है, वो नाम हमारा है जैव प्रक्रम। सभी क्रियाओं को एक सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम या जैव रासायनिक अभिक्रिया, जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया एक पार्ट है इसका, जैव प्रक्रम का। अब इसके अंदर अगर अपन बात करें, शरीर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई की बात करें, तो उसमें अपन बड़े जीवों के अंदर ये श्वसन की बात है, पाचन की है, उत्सर्जन की है। तो अपने जैसे निम्न स्तर के जीवों से जैसे शरीर बना है, तो शरीर के अंदर फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी होती है श्वसन। बिना श्वास के तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो श्वसन के अंदर अपने को एक गैस लेते हैं हम, हमारी जो प्राण वायु है, प्राण वायु जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन गैस के लिए अपने शरीर की भगवान ने ऐसी बनावट है, कुछ निम्न स्तर के जीव होते हैं, उनमें एक सामान्य प्रक्रिया होती है ऑक्सीजन को ग्रहण करना और शरीर के अंदर जैव प्रक्रियाओं के अंदर काम में लेना। लेकिन जैसे जैसे जीवों का स्तर बढ़ता है, सरल निम्नतम स्तर के जीव, फिर उच्चतम स्तर के और अधिक जटिल जीव, उसी प्रकार ऑक्सीजन के संबंधित जो अपना तंत्र है वो एक्टिव होता है। सिंपल निम्न स्तर के जीव, निम्न कोटि के जीव होते हैं, वो ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति केवल विसरण, विसरण का मतलब क्या होता है, अधिक मात्रा होती है, अधिक सांद्रता, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ऑक्सीजन अधिक सांद्रता से कहां जाती है, निम्न सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। जो अणु है किसी गैस के दाब प्रवणता में सांद्रता के अणु है जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं,
उसको नाम दिया गया विसरण। तो सामान्य जहाँ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है वहां ऑक्सीजन पहुंच जाती है, तो एक सामान्य विधि। लेकिन ये बहुकोशिकीय जीवों में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों के अंदर ये पूरा सिस्टम भाग लेता है। जो अपन ने पढ़ा बहुकोशिकीय में ये कोशिका होती है, उत्तक, अंग और तंत्र, तो ये बहुत ही जटिल प्रक्रम बनता है। उस जटिल प्रक्रम में विसरण से गैस से ऑक्सीजन की सप्लाई संभव नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, पर्यावरण के सीधे संपर्क में विसरण से नहीं हो सकता, इसलिए विसरण में सभी कोशिकाएं ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती है। तो उनका जो सिस्टम है वो डेवलप हो गया, उसमें लंग्स होते हैं, श्वसन तंत्र है, पूरा एक तंत्र बनता है। विसरण अणुओं का अधिक सांद्रता से हमने पढ़ लिया गमन विसरण कहलाता है। शारीरिक वृद्धि या विकास के लिए उन्हें बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। अब अपने शरीर का विकास करना है, एक श्वसन की छोटी सी बात बताइए, ऑक्सीजन। अब अपन कार्बन आधारित अपन भोजन करते हैं, तो भोजन करने में भोजन के अंदर जो अपनी बैलेंस डाइट होती है, हम पढ़ते हैं संतुलित भोजन, उसके अंदर क्या होता है, सभी प्रकार की चीजें होती है। केवल हम प्रोटीन से निर्भर नहीं है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होते हैं, विटामिन होते हैं, खनिज लवण है, ये सभी इसके पार्ट है। तो इसमें क्या होता है, पृथ्वी पर जीवन, अब भोजन के अंदर अपने जीवन का कार्बन आधारित जितने भी अब मैंने अणु बताए, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, प्रोटीन, सभी में अंदर कार्बन आधारित है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन है, प्रोटीन में है, वसा में कार्बन है, ठीक है। इसी प्रकार खनिज लवण, विटामिन और ये जितने भी हैं उसमें कार्बन हमारा एक मुख्य पदार्थ है। कच्ची सामग्री रूप में कार्बन आधारित अणुओं पर, जो अपना एनसीईआरटी की बुक में भी है, अपने शरीर के जीवन यापन में मुख्य पदार्थ कार्बन है। इसके जो अलग अलग रूप है, प्रोटीन में है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तीन मुख्य घटक है। इसमें भी कार्बन की मात्रा अपेक्षित है और अपन जीवन जीने के लिए इन्हीं पदार्थों का हम उपयोग करते हैं। जैसे प्रोटीन ये आ गया, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन आदि। अतः जीव कच्ची सामग्री रूप में कार्बन आधारित अणुओं का प्रयोग करते हैं। अब अपन जैव प्रक्रम की दो तीन बातें और, छोटी सी बात है कि भाई जैव प्रक्रम जो हमारा है उसमें सजीव और निर्जीव, उसका निर्धारण भी है, अपने छोटा सा क्रियाकलाप भी है कि सजीव और निर्जीव का निर्धारण कैसे किया जा सकता है। जैसे प्रकृति के अंदर पेड़ पौधे और जंतु, ये तो अपने सजीव में, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो फिजिकल है, भौतिक है, और निर्जीव है, भौतिक होती है वही निर्जीव होती है। तो उसमें सजीवों को निश्चित आकृति आकार होता है, जबकि निर्जीवों में ऐसा कुछ नहीं होता है, एक विशेष गमन वृद्धि होती है। सजीव होते हैं, छोटा सा बीज होता है, उससे बहुत बड़ा पौधा बन जाता है, उसमें वृद्धि होती है। और जैसे छोटा बच्चा जन्म लेता है और विकास दोनों होते हैं, विकास जीवन भर चलता है और वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलती है, उसके बाद रुक जाती है। तो ऐसे विकास होता है मेंटली, उसका किस प्रकार से होता है, एक छोटा बच्चा होता है वो जन्म लेता है, तब तक वो अनभिगे रहता है पूरे वातावरण, जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलना शुरू होता है, उसका विकास अलग प्रकार से। तो बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था में, युवावस्था वृद्धावस्था में जाएगा तो उसके विकास माइंडली वो अपना इसी प्रकार से कर लेगा। तो ये सारी चीजें सजीवों में होती है, निर्जीवों में ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है। शरीर कोशिकाओं और उत्तकों का भी अपन ने पढ़ा, पाठ की शुरुआत में परिचय में भी हमने बताया, सजीव के शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है वो कोशिका होती है। कोशिका से उत्तक बनेगा, उत्तक से अंग, अंग से तंत्र। और संवेदना, अपने कोई भी चीज की संवेदना, अपने को धूप लगती है, प्यास लगती है, भूख लगती है, अपनी संवेदना है। धूप लगती है तो अपन पौधे की तरफ जाएंगे, ठंडी जगह जाएंगे, छाया में जाएंगे। अगर हमारे को सर्दी लग रही तो हमारी संवेदना, हम कोई कंबल है ओढ़ेंगे, तो ये अपनी संवेदना है। बाकी निर्जीव वस्तुएं जितनी भी होती, चाहे लकड़ी है, लोहे की है, उसको ऐसी कोई संवेदनाएं नहीं होती हैं। पोषण है, उत्सर्जन है, शोषण है, जनन है, ये सारे तंत्र केवल और केवल सजीव में पाए जाते। अब मेन अपना टॉपिक यहाँ से शुरू होता है जो पोषण से संबंधित है। पोषण का मतलब समझना बहुत ही जरूरी है। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, पोषण एक अलग है और पाचन एक अलग है। तो दोनों का एक बार आगे पाचन भी आएगा। तो अपन बात करें पोषण की, इनमें बहुत अंतर है। पोषण के अंदर क्या होता है, जो ये चीज दी हुई है वे सभी क्रियाएं जिसमें सजीव अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे हमने भोजन ग्रहण किया, फिर भोजन का पाचन भी हो गया, फिर शरीर को ऊर्जा भी मिल गई, तीनों तरफ। पाचन अलग है, पाचन के अंदर जटिल कार्बनिक पदार्थ, आगे पढ़ेंगे अगले स्टेप में। पाचन प्रक्रिया के अंदर जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटते हैं। जटिल पदार्थ होता है कोई भी जटिल, वो सरल में टूटता है। लेकिन यहाँ पोषण की बात आती है तो सारी क्रियाएं सामूहिक रूप से आती है। भोजन को ग्रहण करना, फिर भोजन अंदर जाएगा, फिर उसका डाइजेशन होगा, पाचन होगा, फिर कोशिका की आवश्यकता अनुसार भोजन का पाचन होने से भोजन से श्वसन ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन से अपघटन होगा और कोशिका की आवश्यकता अनुसार शरीर को ऊर्जा मिलेगी। तब अपन ग्रहण करने से ऊर्जा प्राप्त करने तक की पूरी प्रक्रिया है वो पोषण कहलाती।
पाचन आगे आ जाएगा, पाचन तो पढ़ लेंगे, उसमें बता देंगे। पाचन के अंदर केवल जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, सरल पदार्थों में अपघटित होते हैं या टूटते हैं। अब अपन अगर पोषण की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। पोषण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है अपना स्वपोषी और एक होता है विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। तो ये स्वपोषी पोषण तो हरे पादप या नीले हरे शैवाल है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और अधिकतर जंतुओं के अंदर यही होता है। अधिकतर बहुत सारों के अंदर विषम पोषी में ही है, अधिकतर में ये होता है। बाकी ये बहुत ही कम हरे पादप है, ब्लू ग्रीन नीले हरे शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, नीले हरे शैवाल है, या कुछ रसायन संश्लेषी जीवाणु भी होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, केवल उनमें वे अपना। अब इसमें दो कैटेगरी है, स्व यानी अपना स्वयं बनाने वाला, स्वपोषी वे प्राणी जिनकी ऐसी विधि होती है जिसमें वे अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, ऊर्जा प्रोड्यूस खुद कर लेते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाता है। तथा पोषण की इस विधि को स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते स्वपोषी कहलाते हैं, और भोजन की ये विधि होती है उसको बोलते हैं स्वपोषी पोषण। सरल अकार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदल लेते हैं। इसका क्या मतलब है? सजीव सरल अकार्बनिक, जैसे एक कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये सरल पदार्थ, अब इसका कार्बोहाइड्रेट बना दिया, ग्लूकोज बना दिया, तो वो जटिल पदार्थ है। ये पौधे करते हैं, पौधे का पूरा प्रक्रिया है। पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जिसमें कच्ची सामग्री रूप में जो सरल प्रकार के अकार्बनिक पदार्थ लेते हैं, उसी सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरे भी बहुत सारे हैं, नाइट्रोजन के यौगिक है, तो उन पदार्थों को फिर वो चाहे प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में बदलेंगे और अलग अलग रूप में बदलेंगे, और उस पर दूसरे जो डिपेंडेबल जंतु हो जाएंगे तो वो पौधों से ग्रहण करेंगे। लेकिन पहले पौधों ने क्या किया? सरल प्रकार के पदार्थों से अपना भोजन कर लिया, पोषण कर लिया, तो वो होगा स्वपोषी पोषण। इसमें कौन कौन आता है? हरे पादप होते हैं, नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी बता दिया, रासायनिक संश्लेषित जीवाणु, तांबा, सल्फर जीवाणु, ऐसे कुछ जीवाणु होते हैं, वो अवायवीय श्वसन करते हैं। अपन श्वसन के अंदर इसका फिर जिक्र करेंगे। तो अवायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जो कार्बनिक खाद्य होता है वो विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के अपघटित होता है, और उसमें शरीर में थोड़ी कम ऊर्जा मिलती है। सभी नहीं कर सकते हैं, वो उसमें अलग आएगा, रसायन संश्लेषित जीवाणुओं की अलग बात है। लेकिन अपन यहाँ स्वपोषी की बात कर रहे हैं, तो अपना कोई हरे पादप, नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी तथा रसायन संश्लेषित में कभी नाम पूछ लें तो सल्फर जीवाणु, तांबा जीवाणु ऐसे कुछ नाम भी होते हैं। तो ये इसका पूरा प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया हम समझेंगे। पौधों के अंदर कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, कच्ची सामग्री रूप में लेते हैं, फिर उसका कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कैसे होता है, ग्लूकोज, वो आगे आ जाएगा। अपना इसी टॉपिक में हम आगे क्रमवार पढ़ेंगे, तो उसमें वो भी देखने को मिलेगा। अब चलो अपने यहाँ स्वपोषी पोषण में आपको विशेष ध्यान रखनी है। स्वपोषी पोषण क्या होता है? तो वही बात है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये स्वपोषी कहलाता है। जीव को बोलेंगे स्वपोषी। जैसे मैंने कहा स्वपोषी कौन है? तो हरे पादप है। स्वपोषी कौन है? नीले हरे शैवाल है या रसायन। अब स्वपोषी पोषण क्या है, इनकी विधि, स्वपोषी किस प्रकार से ये पोषण प्राप्त करते हैं, तो ये अपना हो जाएगा इसमें। ऐसे विषम पोषी, तो ये विषम पोषी पोषण में क्या होता है? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अब स्वयं बनाते वो तो स्वपोषी हो गए, और अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, या तो डायरेक्ट सीधे या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। कुछ जीव पौधों से सीधा खा लिया, प्रत्यक्ष हो गया। अब अपन ने फसल बोई, फिर धान हुआ, उसका अपना आटा बनाया, फिर रोटी बनाई, खाई। तो ऐसे अपन क्या करते हैं? वे जीव जो अपना भोजन, हम अपना भोजन, अब आप अपने आपके दिमाग में आ जाए अपना भोजन तो अपन वो भोजन नहीं है, ऊर्जा तो अपने पौधों ने बनाया, अपने पास अनाज आया, गेहूं है, चावल है, बाजरा है, तो वो पौधों से प्राप्त किया, उससे अपने चपाती या रोटी बनाई। तो हम तो पौधों पे हुए इनडायरेक्ट, सीधे तो हमने भोजन बनाया नहीं। अब पौधों से जो प्राप्त हुआ उसको अपने पीसा है आटा, फिर अपना अपना खाना बनाया। तो क्या होता है? स्वयं तो नहीं बना सकते हैं, तो क्या करते हैं? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए, किसके लिए? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। ये छोटी कक्षाओं से भी अपन पढ़ते आते हैं विषमपोषी परजीवी की, एक बहुत सारे मृत जीवी इसमें ही आते सारे। पोषण की इस विधि को विषमपोषी पोषण कहते हैं। मनुष्य हो गया परजीवी, ठीक है, और कवक अधिकतर सूक्ष्म जीव इसमें आते हैं, और अधिकतर जंतु भी यही करते हैं। अब अपने जो स्वपोषी की जो पौधे अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं, हमारे सामने प्रश्न है। पौधे अभी हमने पढ़ा था क्या करते हैं, जो स्वपोषी पोषण में होता है, यही बात अपने को ध्यान रखनी है। जो अकार्बनिक पदार्थ, जैसे इस प्रकार से ये शब्द आया सजीव, सरल अकार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में, ये बात अपनी जैसे ही आती है तो यहां पे आ जाते हैं। इसमें था सरल, बात ये ध्यान रखना, अकार्बनिक, सरल अकार्बनिक को किस में बदल देते हैं, जटिल, फिर अगर कार्बनिक पदार्थों। अब सरल अकार्बनिक पदार्थ में कच्ची सामग्री के रूप में सरल अकार्बनिक पदार्थ हैं। चलो भाई अपने पास जैसे ये बता दिया CO2 और ये जल, और इसमें आपने जैसे बना दिया C6H12O6, ये अपना ग्लूकोज है, ये अपना क्या है, ग्लूकोज। ये कार्बन डाइऑक्साइड जल है, सरल अकार्बनिक पदार्थ है, उनको जैसे ही उन्होंने जटिल कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज के रूप में बदला, तो अब भोजन का संग्रह है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस, ग्लूकोज का अब एक होता है स्टार्च या मंड के रूप में संग्रह करते हैं। इसी प्रकार अपन ग्लाइकोजन रूप में जंतु करते हैं, जंतु कोशिका में है, वो भी पढ़ा आपने। तो ये बात जटिल और सरल की बात है, तो इसमें कैसे करते उसकी पूरी प्रक्रिया है। तो पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया, जिसके द्वारा पौधों को स्वपोषी कहा गया, पौधे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। स्वपोषी पोषण में एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। अब ये प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं तो विस्तार से समझेंगे, वो यहां दिया हुआ है। अब प्रकाश संश्लेषण पे बात आ जाए तो अपन बात करते हैं सूर्य के प्रकाश। अब तीन चीजें हैं वो भी पढ़ेंगे। यहां अपन क्या देखना, कच्चे हरे पादप वातावरण से CO2 और जल को ग्रहण कर, ठीक है। एक तो है सनलाइट, ये अपना सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, सनलाइट। अब यहां कोई भी पौधा है, सिंपली देखना है अभी तो अपने इसमें, अब ये जैसे सूर्य का प्रकाश इस पे गिर रहा है कुछ नहीं, इसमें क्या ध्यान रखना है। अब यहाँ पौधे के अंदर जैसे ये जड़ें हैं, ये इसका मूल तंत्र है, ये जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है, सामान्य, और ये सूर्य का प्रकाश, सनलाइट हमने लिख दिया। अब यहाँ क्या होता है, जो जड़ें होती है पौधे के अंदर जल और खनिज लवणों का अवशोषण जड़ से तने में होता है, तने से शाखा और सभी भागों तक होता है। अब यहाँ पर क्या है, जड़ें क्या करती हैं, अब वातावरण में क्या क्या, एक तो CO2 का प्रक्रम है। पौधों की जो पत्ती है, पत्ती के अंदर होते हैं स्टोमेटा या रंध्र। अब रंध्र क्या करता है, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, हम श्वसन के अंदर वहां सोडा, हमने जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पौधों की जो पत्तियां होती है, पत्तियों के अंदर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, निचली अधिचरम पर, लोअर एपिडर्मिस पर अधिक संख्या में होते हैं, उन सूक्ष्म छिद्र को रंध्र बोलते हैं, स्टोमेटा। रंध्र क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये जल अपना है H2O। अब ये जल कहाँ होता है, जमीन के अंदर होता है, जमीन से जड़ें लेती हैं, जड़ों में आता है, जड़ें तने को, तने से पत्तियों में जाएगा, ठीक है। अब सनलाइट, क्लोरोफिल नाम का एक पौधों के अंदर, पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है, पौधों का हरा रंग पत्तियों का, इसी कारण होता है जो क्लोरोफिल है, प्रकाश संश्लेषण वर्णक होता है, पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल के कारण उसमें पर्णहरित नाम का, क्लोरोफिल से ही पौधों की पत्तियों, और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश एब्जॉर्व करता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये सारी क्रिया होती है। ये रही सूर्य का प्रकाश, इसको अपना ऐसे लिख सकते हैं, सूर्य का प्रकाश, और यहां क्या होता है, क्लोरोफिल। ये दोनों, ये सब दोनों की उपस्थिति में होते हैं। तो ये क्या करता है, ये अपना बन गया ग्लूकोज, और ये अपने पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं, तो हमारे लिए भी काम करते हैं, अपने श्वास वायु ऑक्सीजन है,
इसलिए पौधे ज्यादा से ज्यादा हम लगाते हैं। पौधे क्या करते हैं, वातावरण के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूर्ण करते हैं। तो ये जैसे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करेंगे तो फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, पौधे की जो जड़ है, जड़ों ने क्या किया, यहां से H2O नमी थी, अब पानी था, ये जल को अवशोषित किया। अब यहां से आगे पानी किस में गया, जड़ से तने में, तने से पत्तियों में। अब पत्तियों के अंदर रंध्र थे, रंध्र से पत्तियों से क्या ग्रहण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गया जो हमने वायुमंडल में छोड़ी। तो ये दो कच्ची सामग्री, एक तो अपना था कार्बन डाइऑक्साइड और जल। चलो कार्बन डाइऑक्साइड रंध्र के द्वारा, जल जड़ों के द्वारा मूल से अवशोषित हुआ। फिर क्या करते, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश, हमने बता दिया सनलाइट। अब इसको किस में बदलते हैं, कार्बोहाइड्रेट में। ग्लूकोज ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ये ग्लूकोज किसका रूप है, कार्बोहाइड्रेट का, के रूप में संचित होता है, कार्बोहाइड्रेट में बदल लेते। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इसमें ये अपनी गैस मुक्त हो गई, ऑक्सीजन, ये गैस अपने, तथा इसमें O2 मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस इसमें मुक्त होती है। यह प्रक्रिया हमने पढ़ी, फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सरल भाषा में समझाया हुआ है और इसके नोट्स इतने सिंपल है, सरल तरीके से अपन कॉपी लेके आप साथ में भी लिख सकते, और सरल से सरल परिभाषाएं और उदाहरण समझाए हुए। अब इसमें प्रक्रिया है, CO2 और जल दो प्रमुख कच्चे पदार्थ, हमने पहले भी बता दिया, CO2 और जल ये दो इसके प्रमुख कच्चे पदार्थ हैं जिन्हें पौधे वातावरण से ग्रहण करता है। बिल्कुल नहीं, ये CO2 वातावरण से करता है और जल को जमीन के अंदर से ग्रहण करता है। प्रकाश निर्गमन की क्रिया 3 चरणों में, इसके 3 स्टेप होते हैं फोटोसिंथेसिस के, अलग अलग स्टेप, बहुत ही अच्छे स्टेप है, पढ़ लेंगे। क्लोरोफिल द्वारा, अपन तीनों वही की बात है। सबसे पहला जो सूर्य का प्रकाश है, जो सनलाइट है, इस सनलाइट को, जो सनलाइट है इसको ग्रहण कौन करेगा, इसका एब्जॉर्ब, अवशोषण, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कौन करेगा। अब जो पर्ण या पत्ती है, पत्ती के अंदर क्या होगा, रंध्र होंगे, सॉरी, पत्ती के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करेगा। अलग अलग प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं, वो भी पढ़ेंगे आगे कक्षाओं। क्लोरोफिल को ग्रहण करना पहला स्टेप इसमें होता है। पहला स्टेप, जब पौधे भोजन बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल होता है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। फर्स्ट स्टेप अपना ये ध्यान में रखना है। अब अगले स्टेप में क्या होता है देखते हैं। अवशोषित प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, अब पौधों में जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो किसमें बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में। फोटो एनर्जी कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए क्या करा जाता है, इसको रूपांतरित करने के लिए जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन होता है। जो जल होता है ये टूटता, अपघटित होता है। जल किसमें होता है, अपघटित होता है, किसमें हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये जल दो भागों में अपघटित हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जल का अपघटन हो गया, जल अपघटित होगा तो ये दो अलग अलग पदार्थ बन जाएंगे। एक अपने, अब कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों स्टेप अलग है। फर्स्ट स्टेप वापिस ध्यान कर लेना है। पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, क्लोरोफिल के द्वारा। दूसरे स्टेप के अंदर क्या होता है, जो अवशोषित प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो इस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है वो भी पढ़ लेंगे। इसके लिए क्या होता है, जल के अणु पहले अपघटित होते हैं, किसमें होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब लास्ट स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड शेष रहेगा। कच्चा पदार्थ जल का काम हो गया, क्लोरोफिल का काम हो गया। तीनों अलग अलग चीजें। क्लोरोफिल ने क्या किया, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, प्रकाश ऊर्जा किसमें बदलना है, रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए हमारे क्या काम आएगा, प्रकाश ऊर्जा में पहला स्टेप, उसके अंदर क्या होगा, जल का अपघटन होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फिर जल अपघटन होने के बाद हमारे पास क्या बची थी, CO2। अब CO2 होती है, इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ये सब ध्यान रखना, अपचयन, ये अपने फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ा था, अपचयन होता है। CO2 का अपचयन किसमें होगा, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट का एक ग्रुप है C6H12O6, ये बन जाएगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, C6
H12O6। तो ये प्रक्रिया अपनी 3 स्टेप में पूर्ण होती है। तीनों स्टेप ध्यान रखने हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए जल का अपघटन होता है, और जल के अणु होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं में टूटते हैं, अपघटित होते हैं। अगले स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो CO2 होती है, उसका कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया हमारी 3 चरणों में, कौन सी प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के 3 चरण लिखिए। ये कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है। क्वेश्चन इसका ये बनता है, क्या है, 3 चरण किसके हैं, प्रकाश संश्लेषण के। इसका एक बार बोर्ड में प्रश्न आया था 2023 में। उसके बाद पहले एक बार और आया था, तो ये प्रश्न बनता अपना, प्रकाश संश्लेषण के कितने चरण होते हैं, 3 स्टेप, 3 चरण। ये अपने बनते हैं प्रकाश संश्लेषण के 3 चरण। तीनों अपने पढ़ लिए पॉइंट टू पॉइंट। अब अपना आते हैं उसी बात पर वापिस, रंध्र, स्टोमेटा। अब यहां जैसे ही हमने ये पढ़ा था, ये CO2, और पहले इसमें ये पढ़ा था CO2, और दूसरा पढ़ा जल, यहां पढ़ा भी था। अब यहां इसी पे वापिस आते हैं। तो CO2 और जल में अपन ने बात की थी, CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो इसको ग्रहण करने के लिए पौधों की पत्तियों के अंदर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। उन सूक्ष्म छिद्रों को नाम दिया गया है रंध्र, स्टोमेटा। क्या नाम दिया गया, रंध्र। इसका डायग्राम है रंध्र या स्टोमेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है स्टोमेटा या रंध्र, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये दिए, अब हम जो रंध्र पढ़ेंगे उसमें ये बात ध्यान में रखना है। तो रंध्र होते हैं दिन के समय। फोटोसिंथेसिस क्रिया कब होती है, दिन के समय होती है अधिकतर। क्यों, क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमें कहाँ मिलता है, दिन को ही मिलता है, रात में होता नहीं। हाँ, कुछ जीवों के अंदर, कुछ पौधों के अंदर एब्जॉर्प्शन वो अलग है। अब जब दिन के समय फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, तो एक घटना होती है रंध्रों का खुलना, और एक होता है रंध्रों का बंद होना। अब रंध्र बंद इसलिए होते हैं, कुछ अनावश्यक जल की हानि भी नहीं हो, और पौधे ने अपना डाइट भी पूर्ण कर लिया, भोजन भी पूरा हो गया। तो यहाँ 2 चीजें होती है, रंध्र, पत्ती की। अब रंध्र का शब्द आए तो ये ध्यान रखना, पत्तियों की निचली, लोअर एपिडर्मिस, अधिचरम सूक्ष्म छिद्र को रंध्र कहते हैं। पौधों में अधिकांश गैसों का विनिमय, अभी हमने पढ़ा 2 गैसें बनेगी, जो अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे तो एक हमारी गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्रकाश संश्लेषण पौधे ग्रहण करते हैं, बदले में हमें देते हैं कौन से, ऑक्सीजन। दोनों गैसों का विनिमय, अदला बदली, हमारे से कार्बन डाइऑक्साइड लेना विनिमय का मतलब, और वापस बदले में हमारे को ऑक्सीजन देना। ये दोनों क्रियाएं ये रंध्र करेंगे। पत्तियों के अंदर रंध्र, पौधों में अधिकांश गैसों का विनिमय रंध्रों द्वारा होता है। रंध्र अपने चारों ओर द्वार कोशिकाओं से अथवा रक्षी कोशिकाएं, बिल्कुल स्पष्ट शब्द है। ये हरित लोक रंध्र के सबसे अंदर वाले भाग में ये चित्र, ग्रीन, ये जो हरित लोक अपना है, ये जो लोक दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये है क्लोरोफिल, हरित लोक। अब इसके बाद में ये द्वार कोशिकाएं दोनों होती हैं, ये ऐसी, ये जो ऐसी दिख रही है, ये द्वार कोशिकाएं। इनको द्वार कोशिकाएं क्यों कहते हैं, जैसे किसी होटल में जाते हैं, गेटमैन, गार्ड सेल कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं गार्ड सेल, द्वार कोशिकाएं या गार्ड। ये गार्ड का कार्य करती है, ये छेद को सुरक्षा करती है। ये जो छेद है इसका, ये वाला हिस्सा, इसमें इनका सुरक्षा करने का कार्य होता है। अब इसके अंदर ये रंध्र का छिद्र, अब ये हरित लोक पूरा का पूरा क्लोरोफिल दिख रहा है अपना को। ये सहायक कोशिका पास वाली ये होती है द्वार कोशिका के पास, ये सहायक कोशिका होती है, ये सहायक में काम लेती, सहायक हेल्पर सेल होती है। मैन अपना हरित लोक द्वार कोशिका में होता है, उसका विशेष ध्यान रखना है। ये रंध्र का पूरा बंद दिख रहा है आपको, और ये पूरा सिरा क्या दिख रहा है, खुला दिख रहा है। बंद होना, खुला होना, ये भी एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा होता है, वो भी अपन पढ़ेंगे। ये इनके चित्र में ये रक्षी कोशिकाएं हरित लोक और द्वार कोशिकाएं रंध्र छिद्र बोलते हैं। इन रंध्रों के माध्यम से पर्यावरण अब पर्याप्त मात्रा में जल की हानि भी होती है। अब हाँ, ये काम तो करते हैं, गैसों के लिए तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन रंध्र जब खुले रह जाते हैं तो पानी बाहर निकलता है और पौधों को पानी की कमी भी हो सकती है। इसे रोकने के लिए रंध्र रात के समय, अब कोई पूछ ले रंध्र बंद क्यों होते हैं, कि रात के समय जल की हानि होती है, उसको रोकना है। तो रात के समय फोटोसिंथेसिस क्रिया होती नहीं प्रकाश, तो रात के समय जब प्रकाश क्रिया नहीं होती है तो ये बंद हो जाते हैं। अब खुलना और बंद हो जाए, अधिकांश रंध्र
पर्ण की निचली अधिश्रम में उपस्थित होते हैं, अभी पढ़ा ये वाले इसके छिद्र। अब मर्दूतक कोशिकाओं का संबंध बाह्य वातावरण से कैसे होता है, अभी आपको मैं समझा रहा था। अब इसमें दो क्रिया होती है, जैसे ये है पूरी चित्र में। अब इसके पास में ऐसे समूह होंगे कोशिकाओं के ऐसे। अब ये तो हमने पढ़ लिया था। इनका संबंध अपन वातावरण से करेंगे। अब इसको विशेष रूप से देखें तो इसमें क्या बताया हुआ वो देखना है। तो द्वार कोशिका अपने पास की कोशिकाओं से जल अवशोषित कर क्यों फूलती है? ये पास की कोशिकाएं मृदुतक कोशिकाएं हैं, मृदुतक जो इसके पास में होती है। और अब बात आ जाए ये वाली द्वार। अब यहां दो क्रियाएं होती हैं, दोनों विशेष महत्व की क्रियाएं देख लेना। एक तो शर्करा का स्टार्च में परिवर्तन, एक तो किसका होगा, शर्करा का। ये दोनों परिवर्तन रंध्र शर्करा स्टार्च में ये अपने आ जाएगा। तो ये क्रिया होगी दिन के समय। कैसे, जल का भी अपन समझ लेते हैं। तो प्रकाशन क्रिया शर्करा कांड द्वार को अपने पास कोशिकाओं से जिसे रंध्र खुल जाते हैं। शर्करा का स्टार्च में परिवर्तन हो जाता है, जल पुनः द्वार कोशिकाओं पास कोशिकाओं में अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब मेन कारण ये है अपना, मेन शर्करा का स्टार्च में। शर्करा कब बनेगी? दिन के समय। दिन के समय दो अलग अलग शब्द हैं। एक तो घटना होती है दिन के समय, निर्माण होता है शर्करा का, शुगर। क्यों? वो शर्करा ही है, ग्लूकोज पढ़ा हमने C6H12O6, ये एक प्रकार की शर्करा है, ग्लूकोज जिसको बोला। जब ग्लूकोज का रात के समय वो ग्लूकोज स्टार्च में बदल जाता है। जब इस शर्करा का निर्माण होता है, जब ये फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, तो यहां पर क्या होता है, ये कोशिकाएं क्या करती है, फूलती है। एक समय कोशिकाएं क्यों फूलती है? क्योंकि शर्करा का निर्माण होने से हमेशा जल होता है, परासरण का एक नियम हो, उच्च सांद्रता अधिक सांद्रता शक्कर की मात्रा होती है, उधर पानी जाता है। तो यहाँ शर्करा में ये पानी पास कोशिकाएं ये भरती है। जब ये कोशिकाएं भरती हैं तो इसके छेद को फुलाती है, ये रंध्र खुल जाते हैं। रात के समय यहाँ शर्करा होती नहीं, शर्करा किस में बदल गई, स्टार्च में, तो यह उल्टा हो जाता है। तो यहां से पानी बाहर आ जाता है। दिन के समय तो पानी भरता है इन द्वार कोशिका में, और रात के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं हुई, क्लोरोफिल की क्रिया नहीं हुई, तो ये पानी बाहर निकलता है, तो अंदर से रंध्र के छिद्र सिकुड़ जाते हैं। तो यही बात लिखी है, निर्मित शर्करा के कारण द्वार कोशिका अपने पास कोशिकाओं से जल अवशोषित कर फूल जाती है, जिससे रंध्र खुल जाते हैं। ये होता है दिन के समय। और वायु CO2, दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड जो अपने छोड़ते हैं और हवा दोनों चली जाती है। इसके बाद रात्रि के समय प्रकाश के अभाव में, प्रकाश होता नहीं, शर्करा स्टार्च में बदलती है। जल पुनः द्वार कोशिकाओं से पास की मर्दूतक कोशिका, द्वार कोशिकाओं से मर्दूतक में जाएगा तो द्वार कोशिकाओं शिथिल जाएंगे और रंध्र बंद हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे और रंध्र बंद हो जाते हैं। वैसे ये 10वीं में रंध्र खुलना बंद होना, 11वीं 12वीं में और ज्यादा विस्तार से। 10वीं में केवल 2 बिंदु ही अपने, रात के समय रंध्र होते हैं वो बंद होते हैं और दिन के समय खुलते हैं। तो कारण सिंपल सी बात है, दिन के समय शर्करा का निर्माण होता है द्वार कोशिका में, और रात के समय शर्करा का स्टार्च में परिवर्तन हो जाता है, तो रंध्र बंद हो जाते हैं। इतना ही ध्यान में रखना है, और उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया गया, स्पष्टीकरण भी हमने कर लिया है। अब यहाँ आ जाए एक कोशिकीय, कुछ सिंपल मोनोसेल्युलर जीव होते हैं एक कोशिकीय। उनमें क्या होता है, एक उनकी पोषण की, इसमें एक आगे आएगा वो अमीबा आ गया। अब ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। उन एक कोशिकीय जीवों के अंदर एक पोषण की सामान्य विधि होती है, बाकी बहुकोशिकीय की तो विस्तार से पढ़ेंगे। एक कोशिकीय जीव 2 उदाहरण है, अमीबा और पैरामीशियम। बाकी जैसे जैसे शुरुआत में भी हमने पढ़ा था, निम्न से उच्च स्तर के जीवों में जाएंगे, वैसे वैसे प्रत्येक तंत्र के भाग बढ़ते जाएंगे।
चाहे वो पाचन के हो, चाहे श्वसन के हो, चाहे उत्सर्जन के हो। तो जो सरल या निम्न स्तरीय जीव होते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं अमीबा और की पैरामीशियम की, तो निम्न स्तर के जो जीव होते हैं उनके जो अंदर पोषण की होती है, पोषण की बात करें तो एक बहुत ही सामान्य तरीका होता है। वो सामान्य तरीका क्या होता है, अभी अपन अध्ययन करते हैं। एक कोशिका जीवों का शरीर केवल एक कोशिका मोनोसेल्युलर होता है और एक पॉलीसेल्युलर। एक कोशिका जीव वे जीव जिनका शरीर एकमात्र पूरे शरीर की सारी क्रियाएं, चाहे वो पाचन हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो, सभी प्रक्रियाएं एक कोशिका द्वारा संपादित होती है, संपादित होगी वो एक कोशिका ही करेगी, उसको एक कोशिका जीव है। अब एक कोशिका जीवों में अपना अमीबा उदाहरण आएगा, अमीबा जी पढ़ेंगे। पाचन से संबंधित इसमें पोषण है, उसमें पाचन आता है, पोषण जो पार्ट पढ़ रहे हैं ये अपना डाइजेशन से संबंधित टॉपिक है। अब उसमें सभी क्रियाएं एक कोशिका द्वारा संपन्न होती है। अब कैसे होती है, इसमें एक अमीबा अपने कोर्स में एनसीईआरटी में, तो उसके अंदर अमीबा एकमात्र प्रकृति का अमीबा। अब अपना जीव पढ़ेंगे अमीबा, ये हमारा अमीबा के बहुत सारे गुण होते हैं। ये प्रकृति का एकमात्र ऐसा जीव है जो अमर है, अमर जीव बोलते इसको, ये कभी मरता नहीं है। ये अपन उसमें भी पढ़ेंगे। ये अमीबा हम पढ़ेंगे जनन वाले में, रिप्रोडक्शन में फिर आएगा। अभी अपन पाचन में पढ़ रहे हैं तो अमीबा जी के बारे में देखते हैं कैसे अमीबा ये ऐसा जीव होता है। सामान्य ये जीव जो दिख रहा है तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अमीबा का जीव ऐसे अनियमित आकृति का ये ऐसा होता है अपना अमीबा। जो अमर जीव जो अमीबा अपना होता है इसकी एक अनियमित आकृति होती है, फैलता सिकुड़ता रहता, अनियमित आकृति का होता है ये ऐसे। अब इस अमीबा के अंदर यहां की बात करें, जो अमीबा के अंदर सर्वप्रथम इसने क्या किया, पादाब या कूट, इसको कई बार प्रश्न आता है। अमीबा के अंदर जैसे ही कोई शिकार आता है तो ये एक विशेष प्रकार की संरचना बनाता है जिसको बोलते हैं सूडोसीलिया, कूटपाद। अब ये अपना अमीबा था, जैसे इसके पास में क्या आया कोई अण, तो ये ऐसे दो पैरों जैसे संरचना हो जाए, ऐसा ही मुंह फाड़ा, जैसे मुंह में कैसे ऐसे यहां बना दिए, या इसको लेना है अंदर, अंदर इसका भक्षण करना है। तो ये यहां से जैसे खाद्य कण आया तो यहां तो ये इसके कुछ दिख रहा है, यहां कुछ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल देखो स्पष्ट पड़ा, ये अपना खाद्य कण है। यहां तो इसमें दूरी है, कुछ नहीं है। अब ये खाद्य कण को इसने घेरा और ये एक ऐसे संरचना बना यहां पर, इसको बोलते हैं पादाब या कूटपाद। तो यहां लिखा अमीबा कोशिकीय सतह पर अंगुली नुमा। अब ये अपने अंगुलियां होती है ऐसे, ये देखो अंगुली के जैसा, ये अंगुली होती है ना ऐसा, अंगुली जैसे, ये इसको बोलते हैं पादाब अथवा कूटपाद। अंगुली नुमा अस्थायी, अस्थायी का मतलब ये स्थायी नहीं है, थोड़ी देर शिकार पकड़ के भक्षण करेगा, भोजन पाचन होगा तब तक रहेगा, ये बदलता रहेगा, जरूरी नहीं ऐसा रहे, इससे चेंज हो गई हटा देगा फिर सामान्य अवस्था में आ जाएगा, ये क्रिया होती रहती है। इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। प्रवर्ध बनाते हैं जिन्हें पाद या स्यूडोपोडिया कहते हैं, पादाब भी कहते हैं, पाद भी कहीं लिखा होगा सही नाम, पादाब या कूटपाद भी कहते हैं, स्यूडोपोडिया। यह प्रवर्तन भोजन कणों को घेर लेता। अब ये भोजन का कण था, इसको घेरने का काम पादाब या कूटपाद ने किया, जो अपने को दिख रहा है, तथा उन्हें निगल कर, अब यहां से जो भोजन का कण है, इसका जो शिकार है, उसको उसने निगल लिया। चलो ये यहां से निगल के अंदर आ गया। तो इसके अंदर एक होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूलाई, सीवी बोलते हैं इसको, बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूलाई खाद्य रसिका। ये खाद्य रसिका के अंदर विशेष प्रकार के अपघटित एंजाइम होते हैं, पचाते उसको। तो ये खाद्य रसिका, खाद्य रसधानी कहते हैं, रसिका नाम भी है, तो इसका नाम ये भी है खाद्य रिक्तिका, और खाद्य रसधानी भी लिखा होगा, रसिका भी है, रसधानी वास्तविक नाम ये है। अब इस खाद्य रिक्तिका के अंदर आया तो जटिल पदार्थ थे इसके अंदर, किसके अंदर, खाद्य कण के अंदर क्या था, कॉम्प्लिकेट, तो जटिल था उसको उन्होंने किस में बदल दिया, सरल पदार्थों में। फिर जो पीछे रह गया, चलो ये जलीय जीव होता है, पानी के अंदर रहता, अमीबा एक कोशिकीय होता है, सूक्ष्म जीव होता है अत्यधिक। फिर इसने क्या किया, जटिल पदार्थों का अपघटन हुआ और सरल पदार्थों में ये पाचन क्रिया हुई इसकी। सरल पदार्थ कोशिका द्रव्य में अवशोषित कर लिए जाते हैं, जो कोशिका के अंदर ये कोशिका द्रव्य दिख रहा है, ये सरल पदार्थ ऊर्जा के लिए उसको अवशोषित कर लेता है। जबकि अपशिष्ट पदार्थ कोशिका, अब यहां सरल हो गया, ये भोजन लिया, ऊर्जा मिली, यहां कोशिका से बाहर डाल देगा, फेंक दे, कोशिका की सतह से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, ये अपशिष्ट पदार्थ कोशिका की सतह से आसानी से बाहर निकाल लेगा। ये अपशिष्ट पदार्थ ऑटोमेटिक इसमें निकलते रहते हैं, ये एक सामान्य प्रक्रिया दी हुई है।
और गति करते हुए शरीर से बाहर, उसमें गति होती है। गति करने के लिए ये दोनों काम करते हैं। कूटपाद है, उसको एक अनियमित आकार का चलने में भी सहायता दे दीवार पे, तो ये कार्य इसकी पोषण से संबंधित है। आज हमने पढ़ा इतना ही। जो जैव प्रक्रम का जो अपना फर्स्ट पार्ट है ये अपना था पादपों में पोषण। उसमें कुछ बात सरल जीव में अमीबा तक आए, लेकिन मुख्य अपना फोकस किस पे था? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में कौन सी प्रक्रिया आती है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, फिर प्रकाश संश्लेषण के 3 चरण, फिर अपना ये लास्ट में अमीबा जी पढ़ा। अमीबा जो हमारा एक कोशिकीय जीव है, ये निम्न स्तर का। इसके बाद अपन पोषण को उच्च स्तर में ले जाएंगे, तो उच्च स्तर के जीवों में मनुष्य में पाचन, पोषण और पाचन, वो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।